लेक्चर नंबर 27 अध्याय 3 धारा विद्युत। आज हम स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 1842 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इन्होंने क्या किया था, 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था की। और ये व्यवस्था क्या करता है, जिसकी सहायता से किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध मेन निकालने का ही काम इसका है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, सेतु आप जानते हैं, ब्रिज भी आप जानते हैं। तो किस प्रकार से होता है, 4 चालक को 4 प्रतिरोधों को जोड़ने की एक विशेष व्यवस्था है ये। और इसका काम क्या है, इसकी सहायता से हम इसका क्या उपयोग करते हैं, अज्ञात चालक का प्रतिरोध निकालते हैं। और चूँकि इसके साइंटिस्ट का नाम बनाने वाला का व्हीटस्टोन था, तो इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी पे आ जाइए, देखिए क्या क्या होता है। 4 प्रतिरोध हमने लिया है, पी क्यू आर एस। इसको क्या करते हैं, चतुर्भुज की 4 भुजाओं में रखते हैं। ठीक है, 4 भुजाएं जो है 4 प्रतिरोधों को दर्शाता है। या हम बोल सकते हैं कि 4 भुजाओं में हम इन 4 प्रतिरोधों को फिट करते हैं। और इसके एक विकर्ण में एक धारामापी, ठीक है, चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं। एक विकर्ण में हम धारामापी को जोड़ते हैं और दूसरे विकर्ण में विद्युत स्रोत को जोड़ते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं। और ऐसी एक व्यवस्था करते हैं, क्या व्यवस्था, कि हम धारामापी में शून्य विक्षेप आए, ऐसी एक व्यवस्था करते हैं। क्या कैसे होगा ये बताएं आगे। तो धारामापी में शून्य विक्षेप आती है तो ये कहलाती है उस समय सेतु की संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो क्या क्या करना है अपने को, कि एक चतुर्भुज में, ठीक है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं जो हैं, उन 4 भुजाओं के अलोंग हम किसको किसको जोड़ेंगे, पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध को। एक विकर्ण में धारामापी को जोड़ेंगे और दूसरे विकर्ण में सेल को जोड़ेंगे। और एक ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे जिससे कि धारामापी में शून्य धारा प्रवाहित हो। धारामापी धारा बहेगी, परंतु हम नहीं चाहेंगे कि, हम क्या चाहेंगे कि धारामापी में शून्य विक्षेप आए। शून्य विक्षेप आए मतलब धारामापी से होकर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको हम कहते हैं सेतु की संतुलन अवस्था। इस सेतु की संतुलन अवस्था को यदि प्राप्त कर लेते हैं तो संतुलन अवस्था में क्या होता है कि P/Q का अनुपात वही होगा जो R और S का होता है। ठीक है, तो सेतु की संतुलन अवस्था में क्या लिखना है आपको, कि किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। संलग्न भुजा मतलब जो लगी हुई, आपस में जुड़ी हुई जो भुजा है। ठीक है, जो 2 भुजा चतुर्भुज की जुड़ी हुई हैं, उन 2 भुजाओं में हमने यहाँ पे P और Q लिया, उनका जो अनुपात होगा बाकी शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि इफ़ IG इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये G से होकर, गैल्वेनोमीटर से होकर कोई धारा नहीं बह रही है, धारामापी से धारा नहीं बह रही है, तो उस समय P और Q का वही अनुपात होगा जो R और S के बीच में होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका चित्र देखिए, कि देखिए चतुर्भुज है ABCD। यहाँ पे चतुर्भुज की 4 भुजा में 4 प्रतिरोध को हमने जोड़ा है, P Q R और S। ठीक है, ये एक विकर्ण है, इस विकर्ण में हमने धारामापी को, ठीक है, G को जोड़ा है। धारामापी का प्रतिरोध हमने G लिया है। ठीक है, ये धारामापी है, इसका विक्षेप हमको शून्य लाना है सेतु की संतुलन अवस्था प्राप्त करने के लिए। ये धारामापी है, एक कुंजी भी जुड़ा हुआ है, की जुड़ा हुआ है। आप जब चाहें तब इसको, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इस कुंजी को जोड़ देंगे, अदरवाइज इसको खोल के रखेंगे। और देखिए यहाँ पर दूसरा जो विकर्ण है, A और C जो विकर्ण है, इस दूसरे सिरे के विकर्ण के सिरों के बीच में हमने किसको जोड़ा है, बैटरी को जोड़ा है। यहाँ पर भी एक की है, बैटरी के साथ साथ बैटरी को चालू बंद करने के लिए इस की का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार एक विकर्ण में धारामापी को जोड़ा हुआ है और दूसरे विकर्ण में हमने क्या जोड़ा है, बैटरी को जोड़ा है। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस बैटरी के द्वारा I धारा प्रवाहित होती है। ये I धारा A तक पहुँची और I का 2 भाग हो गया। ठीक है, देखिए I के 2 पार्ट हो गए, एक I1 दूसरा हो गया I2। I1 P की ओर चला गया और I2 किसकी ओर चला गया, R से होकर बहने लगी। I1 यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ पर I1 आके 2 भाग में बढ़ गया, एक बढ़ गया, एक I1 का एक हिस्सा चला गया IG। I1 का कितना हिस्सा बचा, I1 माइनस IG, वो किस तरफ चला गया, Q के ऊपर से चला गया। ठीक है, तो आप सारे अरेंजमेंट को समझ गए होंगे। यहाँ से I1 B तक आई और ये I1 फिर से I1 का IG भाग किधर चला गया, G में। बचा वाला भाग कितना बचा, I1 माइनस IG, ये किस तरफ चला गया, Q की तरफ चला गया।
फिर इधर आइए, ए से लेकर टी तक I2 धारा बह गई और IG यहाँ से आ गई। ये IG और I2 दोनों किस तरफ चले गए, S की ओर चले गए। तो इस प्रकार किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार धाराओं का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये बी डी तक कौन कौन पहुँचा, I2 पहुँचा और IG मतलब जो गैल्वेनोमीटर से धारा बह रही है, I2 और IG दोनों ही S से होकर गुजर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार P और Q जो है अनुपातिक भुजाएं कहलाती है। ठीक है, ये आपस में संलग्न भुजाएं भी हैं। P और Q देखिए AB और BC जुड़े हुए हैं, संलग्न भुजाएं हैं। P और Q को हम अनुपातिक भुजाएं कहते हैं और R को ज्ञात भुजा कहते हैं। ठीक है, R वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हम ज्ञात भुजा कहते हैं, मतलब इसका वैल्यू जो हमको दिया हुआ रहेगा। S जो है ये अज्ञात भुजा कहलाती है। ये एक अज्ञात चालक है, इसी का हमको क्या निकालना है, अज्ञात चालक का प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य था। G क्या है, कैपिटल G धारामापी का प्रतिरोध है। ठीक है, धारामापी से कितनी धारा बह रही है, स्मॉल धारामापी से बहने वाली धारा कितनी है, IG। हमको ये IG हमको शून्य चाहिए। हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट यदि करें कि IG का मान शून्य हो जाए, तब क्या हो जाएगा, P/Q जो है R/S के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसको आपको बता दी। G जो है धारामापी का प्रतिरोध है। अब देखिए किरचॉफ के धारा नियम से परिपथ में धारा जो है प्रदर्शित है, ये आपको लिखना है कि किरचॉफ के अनुसार धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सेकेंड अब क्या है, किरचॉफ का विभव का नियम। यस, यहाँ पर अब हम कौन सा नियम लगाएंगे, सेकेंड लॉ लगाएंगे। किरचॉफ का जो है सेकेंड लॉ लगाएंगे। कौन से बंद लूप में, देखिए यहाँ पर हम कौन से बंद लूप ले रहे हैं, ABDA। ठीक है, हमारे पास दो बंद लूप है, एक है ABDA और दूसरा है BCDB। ठीक है, ये दो बंद लूप में हम किसको लगाएंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए I1 धारा ऐसे गई फिर इस तरफ आई। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन जुड़ जाएगा और ये पोर्शन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब I1P और IG इंटू G जुड़ जाएगा और ये I2 इंटू R जो है माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट इक्वेशन, I1 इंटू P प्लस IG इंटू G माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पर इस पोर्शन में कोई भी सेल नहीं है तो इसलिए इस तरह क्या आएगा, 0। ठीक, इसी प्रकार बंद लूप किस में आ जाएंगे, BCDB। यहाँ पर देखिए कि ये जो IG करंट है ये जा रहा है और ये जा रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है। मतलब IG इंटू G प्लस में आएगा और S में से कौन कौन जाया गया है, I2 प्लस IG इंटू S। ठीक है, तो IG इंटू G प्लस I2 IG इंटू S बराबर क्या होगा, I1 माइनस IG इंटू Q के बराबर होगा। या हम बोलेंगे कि IG और I2 प्लस IG इंटू S ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये निगेटिव होगा, I1 माइनस IG इंटू Q। देखिए यहाँ पर मैंने इसी प्रकार इस बंद लूप में लिखा है। तो पहला क्या लिखा है, I1 माइनस IG जो कि Q से होकर गया है इंटू Q। इसको यदि हम प्लस ले रहे हैं तो बाकी दोनों माइनस। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने प्लस लिया है तो ये दोनों माइनस लेंगे। यदि ये दोनों को हम प्लस लेते हैं तो इसको माइनस लेंगे, एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस इसको लिया गया है तो ये दोनों माइनस साइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए I1 माइनस IG इंटू Q, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। देखिए I2 प्लस IG इंटू S और ये भी निगेटिव है, IG इंटू G इक्वल टू 0। तो या तो आप ये दोनों को पॉजिटिव ले लो, इसको निगेटिव ले लो, या इसको पॉजिटिव ले लो, ये दोनों को निगेटिव ले लो। दोनों आपको क्यों है ऐसा है मैंने आपको बताया। परंतु सेतु की संतुलन की स्थिति में IG जो है वो शून्य होगा। तो दोनों इक्वेशन में IG 0 रख लीजिए, इसमें भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या बचेगा, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर I1P इक्वल टू माइनस I2R इक्वल टू 0 या I1P इक्वल टू I2R। यहाँ पर देखिए I1 इंटू Q बचेगा, यहाँ पर I2 इंटू S बचेगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, देखिए I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0 या I1Q बराबर होगा I2S के। ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, I1 कैंसिल हो जाएगा, P/Q इक्वल टू यहाँ भी I2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू R/S। ये इस सिद्धांत का। ठीक है,
व्हीटस्टोन ब्रिज का ये सिद्धांत है और इसका प्रूफ है, मैथमेटिकली इसका प्रूफ है। अब इसी व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए कि किरचॉफ के नियम पर आधारित है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किरचॉफ के नियम पर बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। किरचॉफ्स लॉ पर बेस किया हुआ है ये, किरचॉफ्स के नियम पर। और व्हीटस्टोन ब्रिज, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेस चीज़ है वो है मीटर ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, मीटर ब्रिज। तो तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है। क्या क्या चीज़ था, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है उसमें क्या लागू होता है, किरचॉफ के नियम लागू होते हैं। और मीटर ब्रिज जो है वो किस पर बेस किया बना हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बना हुआ के ऊपर बेस किया करके बना हुआ है। तो ये सभी रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पर मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है ये, ठीक है, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब आर भी निकाल सकते हैं और रो भी निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका हम विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। तो चालक आपको दिया रहेगा, तार के रूप में दिया रहेगा, उस तार का आप आर भी निकाल सकते हैं, उस तार का आप क्या निकाल सकते हैं, रो भी निकाल सकते हैं, मतलब प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। किस पर बेस करके बना हुआ है ये, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो तार लिया जाता है, ठीक है, इस मीटर ब्रिज में जो तार लिया जाता है उसकी लंबाई जो है 1 मीटर की लेंथ की होती है। आप ये वाला फिगर को देखिए, ये ज़्यादा क्लियर है। देखिए ये एक तार है, ये पूरा प्रैक्टिकल का जो वायर लगा है ये 1 मीटर लेंथ का होता है। देखिए 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इस तार पर हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, इस तार पे, और उसी के ऊपर में ये, ठीक है। फिगर में कैसे ये तार जो है इस स्केल के ऊपर में होता है, तार के रीडिंग को पढ़ने के लिए इसको उपयोग करते हैं, राइट। अब देखिए कि यहाँ पर ए से लेकर और देखिए पूरा जो चीज़ है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का था 4 पी थे, क्यू थे, आर था और एस था। तो यहाँ पर देखिए पी यहाँ से यहाँ तक की, ए से लेकर के ई तक की स्थिति जो है वो क्या है, ए से लेकर ई तक की स्थिति पी है। फिर ई से लेकर सी तक की स्थिति जो है वो क्यू को दर्शाता है, ठीक है। ए से लेकर डी तक के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है। और फिर सी से लेकर डी तक के बीच में एस जुड़ा हुआ है। फिर एक डी से लेकर ई तक के में गैलोमीटर जुड़ा हुआ है और ए से सी के बीच में सेल जुड़ा हुआ है। देखिए मैं इसको और डिटेल में, ये चित्र को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, इस चित्र को आप बनाएंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र कैसा था, ए बी सी डी और फिर ए डी, ठीक है। बी और सी के बीच में गैलोमीटर जुड़ा था, ए और सी के बीच में क्या जुड़ा था, सेल जुड़ा हुआ था। सेम देखिए ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है। इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं कि ये जो तार है इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, 0 से स्टार्ट हुआ 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ की होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। ए से लेकर बी तक की ये जो बी तक का चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पर बी बिंदु पर क्या होता है, आई जी का मान 0 होता है, ठीक है। हमको आई जी 0 चाहिए। हम ऐसा देख रहे हैं कि इस तार के इस बिंदु पर, ठीक है, ये तार हम कैसे शो करें, ये तार जो है इसके ऊपर में रखा हुआ है एक्चुअली, समझ में आया। ये तार जो है मीटर इस स्केल के ऊपर में रखा है, जैसे चित्र में दिख रहा है वैसा नहीं है। तो ये तार यहाँ पर है, ये इसकी स्थिति क्या है, बी बिंदु पर आई जी का मान 0 होता है। तो ए से बी तक का जो दूरी है माना कि एल है, तो बी से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल, ठीक है। तो ए सी क्यों, क्योंकि ए से लेकर सी तक कितना है, 100 सेंटीमीटर है। अब देखो कि ए से लेकर बी तक क्या होगा, पी होगा, ठीक है। और बी से लेकर सी तक क्या होगा, क्यू होगा, ये लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो ए से लेकर डी तक, ए से लेकर यहाँ पर आ जाओ, ए से लेकर बी तक पी था, ए से लेकर बी तक, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, ए से लेकर बी तक पी था, ठीक है। ए से लेकर बी तक पी यहाँ पर हो गया, हमने चित्र बताया। फिर क्या था, क्यू की बात करते हैं, बी से लेकर सी तक के, ये बी बिंदु है, बी से लेकर सी तक क्या है, क्यू है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ए से लेकर डी तक, ये देखिए ए से लेकर डी तक, ये डी पॉइंट है हमारा।
ए बिंदु ये दी है, ये भी ए ही होगा, या ये तार जो है इसके ऊपर में है, इसलिए दोनों को मैंने ए लिखा है। ए से लेकर ये आपस में जुड़ा हुआ है, देखिए डी तक। तो ए से स्टार्ट करके पूरा डी तक क्या है, आर है, देखो। तो ए डी, या हम उसको एम एन भी बोल सकते हैं, और आर है यहाँ पर, ठीक है, समझाने के लिए। ये डिटेल्स में समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान से इसको थोड़ा सा देखेंगे। ए से लेकर, ए से चालू कर, दोनों बिंदु ए है ना, ये तार इसके ऊपर में, इसलिए ए है। ए से लेकर पूरा ये डी तक पूरा कितना है, ये कितना है, आर है। ये रियोस्टेट बॉक्स, आरबी बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है। हमको जो प्रतिरोध चाहिए है हम उसका यूज़ करेंगे, इसलिए ये ज्ञात प्रतिरोध हुआ, ठीक है। अब देखो सी से लेकर डी में एस जुड़ा हुआ है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र है। सी से लेकर डी, ये देखो सी, ये बिंदु सी है, ठीक है, ये तार का ये बिंदु यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक डी है। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, एक अज्ञात प्रतिरोध को लगाया, जिसका प्रतिरोध हम निकालने जा रहे हैं। हमारा काम क्या है, एस को फाइंड आउट करना, ये हमारा उद्देश्य है। इस ब्रिज, मीटर ब्रिज की सहायता से चालक का प्रतिरोध निकालते हैं, अज्ञात चालक का। ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। कहाँ से, सी से लेकर ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है डी तक। फिर देखिए बी और डी के बीच में गैलोमीटर जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये पॉइंट बी है और यहाँ से डी, इनके बीच में गैलोमीटर जुड़ा हुआ है। उससे बहने वाली धारा आई जी को हमको शून्य अवस्था में ला रहे हैं। हम बी पॉइंट पर बोल चुके हैं कि आई जी का मान जो है वो शून्य आ रहा है। उसके बाद देखिए ए से लेकर सी के बीच में, ए और सी के बीच में सेल जुड़ा हुआ है, की जुड़ा हुआ है। देखिए ये ए पॉइंट है, ए से लेकर सी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बिंदु, ये एक कुंजी है, इसको आप लगा देंगे तो धारा बहना चालू होगा। जब आपका काम नहीं है तब आप इसको, कुंजी को निकाल के रखेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये पूरा चीज़। अब देखो कि यहाँ पर हमने क्या माना कि इकाई लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है। आप यहाँ पे इसको मैं वर्ड में लिख देती हूँ, इकाई लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है, वो हमने क्या माना, एक्स है प्रतिरोध, ठीक है। मतलब एक लेंथ का प्रतिरोध x है तो l लेंथ का कितना होगा, Lx, ठीक है। P क्या है, P Q R S ये सब प्रतिरोध है, ये लंबाई नहीं है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो तार की लंबाई है AB, इस इतने लंबाई वाले तार का प्रतिरोध क्या है, P है। समझ में आई बात। A से लेकर B तक की लंबाई वाले तार का प्रतिरोध P है। B से लेकर C तक के तार की लंबाई का प्रतिरोध कितना है, Q है, इस प्रकार से, ठीक है। और A से लेकर D तक का प्रतिरोध कितना है, R है। फिर C से लेकर D तक का प्रतिरोध कितना है, S है, ठीक है। ये लंबाई नहीं है, आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर P जो है वो प्रतिरोध है, तो AB लेंथ कितना था, AB लेंथ कितना था, P था। तो P प्रतिरोध किसके बराबर होगा, L इंटू एक्स के बराबर होगा। एक का लंबाई यदि, एक का प्रतिरोध यदि x है, इकाई का प्रतिरोध यदि x है, तो L का कितना होगा, Lx। तो P क्या हो जाएगा, Lx। Q क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, BC था, तो BC कितना है, 100 माइनस L इंटू एक्स, ठीक है। R क्या है, नोन, आरबी बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है। आप पूरे प्रैक्टिकल के दौरान जिस प्रतिरोध को निकाल करके प्रैक्टिकल करते हैं, मान लो कि आपने 2 ओम का निकाला तो उस समय R क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आप स्वयं निकालते हैं, इसलिए ये नोन है, ठीक है, पता है, ज्ञात प्रतिरोध है ये। और S जो है एक तार के रूप में दिया रहेगा, वो क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। तो इस प्रकार हम B बिंदु पर हम निकालते हैं कि IG हमारा जो है वो शून्य है, ठीक है। तो A से लेकर L लंबाई तक के या P तक के हमारा IG जो है B बिंदु पर IG आकर शून्य हो जाता है। मतलब B बिंदु पर क्या हो जाएगा कि गैलोमीटर में से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और तब क्या होगा, P अपॉन Q जो है वो R अपॉन S के बराबर हो जाएगा। वैल्यूज़ को रख दीजिए, P Lx और 100 माइनस L इंटू एक्स इक्वल टू R अपॉन S। सो S बराबर क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, S बराबर 100 माइनस L इंटू R अपॉन L, ठीक है। ये हमको, इससे हम क्या कर सकते हैं कि S को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अज्ञात प्रतिरोध का हम मान निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, 100 माइनस L इंटू R अपॉन L से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि R जो है, हमने ये प्रतिरोध निकाला। हमारे पास एक पॉइंट और क्या था कि प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल। तो प्रतिरोध निकालना हमने बता दिया। अब विशिष्ट प्रतिरोध पर आ जाइए। क्या है,
R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती होता है A, तो दोनों को मिला के L/A और एक समानुपातिक डाल दिए तो R इक्वल टू रो L/A, और रो इक्वल टू क्या होगा यहाँ से RA/L। जानते हैं आप यहाँ पर R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। R आपको मालूम है, आपने जैसे मैंने बताया कि 2 ओम का निकाल लीजिए प्रैक्टिकल करते समय, आप अपना स्वयं निकालेंगे इसको, तो इसलिए ये ज्ञात प्रतिरोध। ए क्या है, जो तार आपने लिया है, कौन सा तार लिया है आपने, एस तार लिया है, ठीक है कि नहीं। एस देखिए ये वाला तार आपका अज्ञात है। ई ये जो तार आपने लगाया है इसकी लंबाई, मतलब आपको एस की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। एस हमारा एस क्या है, तार एस ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी लंबाई निकालना है। और इस तार का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कैसा होगा, तार का अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, देखिए यदि ये तार है, देखिए यदि ये तार है, ये उसका अनुप्रस्थ, ये गोलाकार है, ठीक है कि नहीं, ये गोलाकार, तो ये क्या होगा, ए पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि इस तार की लंबाई एल हम स्केल की सहायता से नाप लेंगे, और यहाँ पर आर निकाल लेंगे किसकी, स्क्रू गेज की सहायता से, तो पाई आर स्क्वायर निकाल करके हमको ए मिल जाएगा और एल मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए कि एस, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर जो नोन है, ठीक है, और यहाँ पर एस का कितना एरिया और एस का लेंथ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर आप दिखा दीजिए आर, आपको सीधा इतना ही, आप ये पूरा इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप लिखिए कि रो बराबर आर, आपको नोन वाला मालूम है आपको, ठीक है। आर आप क्या हो जाएगा, आर ये आप प्रतिरोध निकालिए उसका उपयोग करेंगे आप, तो आर की जगह पे मैं एस लिख दूँ तो ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एल लेंथ एल। ये फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिरोध सीधा हम वर्ड में दे लिखेंगे, तो प्रतिरोध गुणित क्षेत्रफल और बटा लंबाई। तो प्रतिरोध आपको तो मिल गया इस फॉर्मूले से, प्रैक्टिकल का फर्स्ट पार्ट है ये, 100 - L × R/L। तो यहाँ से आप रखेंगे इस वैल्यू को, एस को, और उसकी का पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया लेंथ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में प्रतिरोध की जगह पे आपने अभी जो निकाला वो रखेंगे, और क्षेत्रफल हम स्क्रू गेज की सहायता से आर निकाल लेंगे, आर निकाल के पाई आर स्क्वायर रखेंगे, और लंबाई हम मीटर स्केल की सहायता से उस तार की लंबाई निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस प्रकार 2 अननोन निकल गए, एक हमको मिल गया। हमको कैसे प्रतिरोध निकालना है, अज्ञात तार का प्रतिरोध, ठीक है, या अज्ञात चालक का प्रतिरोध, और उस चालक का प्रतिरोधकता या उसका विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों ही आप इसको निकाल सकते हैं। और इसका जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल मेथड भी हम बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।